हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो स्टडी करना है, जो बीमारी आज हमने पढ़नी है वो है एम्फिजिमा। लेकिन इस डिसऑर्डर को, इस बीमारी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एल्वियोलाई को मज़ीद डिटेल में जो है वो स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वियोलर डक्ट्स में डिवाइड होती हैं और हम जानते हैं हर एल्वियोलर डक्ट के सिरे पर, टिप पर बहुत सारे सैक लाइक थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई का नाम देते हैं। अगर हम इसमें से एक एल्वियोलाई को अगर हम बाहर निकाल लें, फॉर एग्जांपल एक एल्वियोलाई, फॉर एग्जांपल दिस इज वन एल्वियोलाई, एक एल्वियोलाई को अगर हम बाहर निकाल लें तो और इस एल्वियोलाई के अंदरूनी स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो पता चलता है कि एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो है वो दीवारें मौजूद होती हैं। इनसाइड एल्वियोलाई मैनी वॉल्स आर प्रेजेंट। बहुत सारी छोटी छोटी दीवारें जो हैं वो मौजूद होती हैं और ये जो दीवारें हैं ये किस लिए मौजूद होती हैं? ताकि सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि जब बाहर से एयर जो है वो ट्रैकिया से होती हुई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होती, जब एल्वियोलाई में दाखिल होती है तो जब हवा एल्वियोलाई में जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है वो दाखिल होती है तो यहाँ से अब जितनी ज्यादा दीवारें होंगी एल्वियोलाई के अंदर उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा रकबा होगा। अब जितना ज्यादा रकबा होगा उतना ज्यादा जो है वो गैसों का तबादला होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसों का तबादला भी उतना ही ज्यादा होगा। तो एल्वियोलाई हमारी बॉडी में वो जगह है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर गैसों का तबादला होता है। अब एल्वियोलाई जो है तो पता चला कि एल्वियोलाई के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी दीवारें होती हैं ताकि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ाया जा सके, जिससे गैसों का तबादला जो कि एरोज से यहाँ पर शो किया गया है वो भी ज्यादा होगा। अब इस बीमारी की अगर हम बात करें तो एम्फिजिमा जो है, इस बीमारी में एल्वियोलाई के अंदर ये जो दीवारें मौजूद होती हैं, ये जो छोटी छोटी वॉल्स मौजूद होती हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। तो एम्फिजिमा क्या है? द एम्फिजिमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। एम्फिजिमा क्या है? एक ऐसी बीमारी जिसमें एल्वियोलाई के अंदर जो दीवारें मौजूद होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। अब इससे नुकसान क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका असर क्या होगा? इफेक्ट अगर हम स्टडी करें कि एल्वियोलाई की दीवारें जो हैं वो टूटने से फिर इफेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट, असरात क्या होंगे, तो इसकी अगर हम बात करें तो एल्वियोलाई की दीवारें टूटने से, अगर हम इसको डायग्राम की सूरत में अगर हम जानने की कोशिश करें तो अगेन एल्वियोलाई हम ड्रा करते हैं। अब एम्फिजिमा में हमने देखा एल्वियोलाई के अंदर मौजूद जो दीवारें हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ वॉल्स हैं। अब ये वॉल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल कुछ जो है यहाँ से जो है वो ब्रेक हो चुकी हैं, वॉल्स जो है वो कुछ ब्रेक हो चुकी हैं। हम कुछ इस तरह इसको ड्रा कर लेते हैं। अब जब वॉल्स डिस्ट्रॉय होंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? आप देखिए, जब पहले तमाम दीवारें मौजूद थी तो एल्वियोलाई के अंदर भी मजीद छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। लेकिन एल्वियोलाई की दीवारें टूटने से क्या होगा? जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे उनका साइज ज्यादा होगा। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, जो पहला नुकसान होगा, असर होगा, वो क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स इनसाइड एल्वियोलाई। नतीजा क्या निकलेगा? एल्वियोलाई के अंदर जब दीवारें टूटना शुरू हो जाएंगी तो एल्वियोलाई के अंदर
जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े हो जाएंगे। अब सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बड़े होंगे तो आप देखें सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। अब सिर्फ यहाँ से जो है वो गैसों का जो है वो तबादला होगा, सिर्फ इन चीज़ों से जो है वो गैसों का तबादला होगा। तो एल्वियोलाई के अंदर जो दीवारें मौजूद हैं उनके टूटने से लार्जर सैक्स एल्वियोलाई के अंदर बनेंगे, जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया जो है बट विद लेस सरफेस एरिया। सरफेस तो एल्वियोलाई दीवारें टूटने से सैक जो हैं थैलीनुमा स्ट्रक्चर जो है उनका साइज तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा। अब सरफेस एरिया कम होगा तो अल्टीमेटली जो गैसियस एक्सचेंज, गैसों का जो तबादला हो रहा है वो अल्टीमेटली जो है वो कम हो जाएगा। सेकंड जो इफेक्ट है उसकी अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि लंग्स जो हैं वो एल्वियोलाई से बनते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं एल्वियोलाई ही मिलकर लंग्स बनाते हैं। तो अगर एल्वियोलाई डैमेज हो रहे हैं तो इसका मतलब लंग्स भी ऑटोमेटिकली जो है वो डैमेज हो रहा है। तो दूसरा असर क्या होगा कि लंग्स जो होंगे, लंग्स कैन नॉट कम टू ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप लिख सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशन स्पेशली आफ्टर एक्सपायरेशन, जिसे एक्सेलेशन भी जो है वो कहा जाता है। एक्सपायरेशन के बाद जो है नॉर्मली एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स होते हैं वो दोबारा अपनी असल पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। लेकिन इस केस में जब एल्वियोलाई डैमेज होता है, ऑटोमेटिकली लंग्स डैमेज होते हैं, तो एक्सपायरेशन के बाद लंग्स जो है वो दोबारा अपनी नॉर्मल जगह पे वापस नहीं आ पाते, जिसका नतीजा क्या होता है, सो गैसेस कैन नॉट मूव आउट फ्रॉम बॉडी प्रॉपर्ली। जिसका नतीजा क्या होगा, जब लंग्स एक्सपायरेशन के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएंगे तो गैसेस जो हैं वो उनको बॉडी से जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक्सपेल आउट, बाहर जो है वो नहीं निकाला जा सकेगा। तो इस बीमारी में दो जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि इस बीमारी की जो अलामात हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सिम्टम्स में, अलामात में जो पहली सिम्टम है नंबर वन वेट लॉस। ऐसे शख्स का जो एम्फिजिमा का शिकार होता है उसकी बॉडी का वेट जो है वो बहुत तेजी से जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 2 फैटीग, थकावट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस होती है। अब फैटीग, थकावट का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी भी शख्स को थकावट महसूस हो रही है तो उसे एम्फिजिमा है, वो और भी बहुत सारी जो है वो वजूहात हो सकती हैं। याद रहे एक सिम्टम जो है वो कई बीमारियों में हो सकती है, ठीक है। तो थकावट जो है, फैटीग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एम्फिजिमा है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा वर्क करने से, काम करने से भी फैटीग जो है वो होती है। नंबर 3 जो है डेट इज रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब है बार बार, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। बार बार जो है वो निज़ाम तनफ़ुस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो होता रहेगा। एंड नंबर 4 अगर हम बात करें तो डेट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि तकरीबन हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की सिम्टम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सिम्टम हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे जो है वो मौजूद है। अब नंबर 5 जो सिम्टम है डेट इज ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कांट डिस्ट्रीब्यूट इन बॉडी प्रॉपरली। ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में प्रॉपरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी? क्योंकि बाहर से जो हवा दाखिल हो रही है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में दाखिल होगी, अब वो ऑक्सीजन इन्हीं दीवारों से जब वो फिर ब्लड में और ब्लड से बॉडी में जाएगी, तो जब सरफेस एरिया कम है तो कम ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड में दाखिल होगी और अल्टीमेटली बॉडी में दाखिल होगी, तो बॉडी में ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी, जो कि बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का बायस भी जो है वो बन सकती है। सीरियस, इट कैन लीड टू मैनी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जो बहुत सारी पेचीदगियों का बायस भी जो है वो
प्रॉब्लम्स का बायस भी जो है वो बन सकती है। अब इस प्रॉब्लम का जो ड्रॉबैक है, जो खामी है, ड्रॉबैक, अब इस प्रॉब्लम का जो ड्रॉबैक है, इस प्रॉब्लम का, इस बीमारी की जो खामी है वो ये है कि इस बीमारी का अक्सर, इस बीमारी का पता पेशेंट्स को तब चलता है जब 50 to 70% जो लंग टिश्यूज होते हैं, मींस के जो एल्वियोलाई होते हैं, लंग टिश्यूज जो हैं वो एल्वियोलाई जो है लंग्स के अंदर वो डैमेज हो चुके होते हैं। 50 to 70% जब नुकसान हो चुका होता है तो तब इस बीमारी की सिम्टम्स जो है वो सामने आती हैं और पेशेंट्स को जो है वो इस बीमारी का पता चलता है। एम्फीजिमा से रिलेटेड अगर हम देखेंगे पास्ट पेपर में कौन से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो एक ही एमसीक्यूज है और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलता है। एमसीक्यूज है द डिजीज़ इन विच डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई वॉल अकर्स, कि वो कौन सी ऐसी बीमारी है निज़ाम तनफ़ुस की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। तो ऑफ कोर्स इसका जो आंसर है डेट इज़ एम्फीजिमा। आज जो हमने डिसऑर्डर पढ़ा एम्फीजिमा, वो बीमारी है जिसमें एल्वियोलाई की दीवारें जो हैं वो टूट जाती हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो एम्फीजिमा की कॉजेज़ और सिम्टम्स जो हैं वो पूछी गई हैं। अब इसको हमने यहाँ पर कैसे मैनेज करना है, नंबर 1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर पॉइंट वो है एम्फीजिमा। एम्फीजिमा हम चाहते हैं कि हम क्वेश्चन को इस तरह लिखें, पॉइंट्स को इस तरह लिखें कि क्वेश्चन भी वाजे हो जाए और क्वेश्चन भी हमें पूरा ना लिखना पड़े, एम्फीजिमा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कॉजेज़, एम्फीजिमा के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कॉजेज़। एम्फीजिमा की वजूहात जो है वो कौन कौन सी हैं, तो जो वजूहात होंगी उसको हमने लाइन में नहीं लिखना, क्योंकि एक लाइन में जब लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ना पड़ेगा कि उस लाइन में आपने कौन कौन सी कॉजेज़ लिखी है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर डॉट्स की सूरत में जो है वो कॉजेज़ को मेंशन करें। इसी तरह सिम्टम्स जो हैं यहीं से बिल्कुल नीचे आपने जो है उसके मेंशन करना है सिम्टम्स, अलामात जो हैं, तो अलामात भी आपने यहाँ पे नहीं अब लिखना, आपने बिल्कुल इसके नीचे जो है यहाँ पर आपने कॉजेज़ और सिम्टम्स जो हैं वो मेंशन करनी है। तो इसी तरह आप यहाँ पर लिखेंगे एम्फीजिमा, एम्फीजिमा, एम्फीजिमा में हमारे पास जो वजूहात हैं, वजूहात यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसी तरह बिल्कुल इसी तरह अलामात यहाँ पर जो है वो हम मेंशन करेंगे। जितनी भी अलामात हैं या वजूहात है सारी जो है वो मेंशन करेंगे। तो अब देखिए एम्फीजिमा की वजूहात भी हो गई, अलामात भी होगी, क्वेश्चन भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और हमें क्वेश्चन लिखने की भी ज़रूरत नहीं